हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का जो सेकंड पार्ट है 1950 से लेकर 1990 वाला, उसको हम आज आप लोग देखेंगे। मैंने इसके पिछले पार्ट में आपको एग्रीकल्चर के ग्रीन रिवॉल्यूशंस के क्रिटिकल थॉट्स या ग्रीन रिवॉल्यूशंस के बेसिक थॉट्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है बेटा। अब जो आगे वाला पार्ट है इसमें क्या करूंगा कि पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और उसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको मैंने उसको निकाला है और वो एनसीईआरटी और डिफरेंट बुक्स के कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स है, उससे मैंने इसको तैयार किया है, ठीक है बेटा। तो इसे एक आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इस पूरे चैप्टर का जो एक नोट्स है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल बना के रखा हुआ है, उसमें जाओ और इसको पूरी तरीके से देख लो। जिस भी चैप्टर में अगर नोट्स की जरूरत पड़ेगी मैं आपको ऑलरेडी उसमें आपको बता दूंगा उस वीडियो में कि किस चैप्टर में आपको नोट्स की जरूरत है, बाकी आपको किसी चीज की नेसेसरी नहीं है। चलो इस चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। अगर इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में जो पहला ही पॉइंट आता है, मतलब सेकेंड हाफ में, वो बात करता है डिबेट ओवर सब्सिडीज का। ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बनते आए हैं क्योंकि आपका जो है ऑब्वियस सी बात है बेटा कि स्ट्रक्चर वो 2000 ये जो पिछले एग्जाम हुए हैं 2022 में, उसका स्ट्रक्चर तो अब रहा नहीं है, तो अब स्ट्रक्चर बदला है, पुराने स्ट्रक्चर्स पे पेपर्स आने वाले हैं, तो आपके क्वेश्चंस इससे अब तैयार होंगे, ठीक है। अब सब्सिडी के ऊपर डिबेट आती है कि सब्सिडी क्या गवर्नमेंट को देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखो इसमें कई इकोनॉमिक्स ने अपने अपने थॉट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, कुछ बात करते हैं कि सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है। अब हम उस पॉइंट से बात करते हैं। अगर हम सब्सिडी देने की बात करें, किसकी बात करें, सब्सिडी देने की बात करें, तो पहला पॉइंट कहता है कि सब्सिडी ऑन न्यू टेक फॉर द एडॉप्शन ऑफ अ न्यू फार्मर बिकॉज इट्स अ रिस्की फॉर द फार्मर, ठीक है। कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर हम टेक्नोलॉजी पे सब्सिडी अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं अगर फार्मर्स को, तो उनके लिए वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, क्योंकि उस जमाने की अगर हम बात करें 1950s के बाद की, अगर 1990 से लेके 1990 और 1950 के बीच की अगर हम बात करें, तो उस समय टेक्नोलॉजी जो थी फार्मर्स के लिए एक नई एडवांस थी। तो उस पर अगर हम सब्सिडी उनको नहीं देंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे। तो यहां पे हमको सब्सिडी देना एक तरह से क्या हो सकता था कि बेनिफिशियल हो सकता था, जिससे हम फार्मर्स को यह बता सकें कि आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते थे। दूसरी बात करता है सब्सिडीज आर अब बेनिफिटेड टू द फार्मर्स। सब्सिडीज की वजह से क्या होती थी कि फार्मर्स को बेनिफिट मिलता था। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर फर्टिलाइजर से आप सब्सिडी देते थे, आप उसके बाद से HYY सीड्स पे, HYV सीड्स पे अगर आप सब्सिडी दिया करते थे, या उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आप सब्सिडी दिया करते थे, तो उनके लिए ये आसान हो जाता था प्रोडक्शन को क्रिएट करना। दूसरी बात करता है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अ सब्सिडी टू अ फार्मर्स विच आर पुअर बिकॉज इन इंडियाज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन दैट कैटेगरी। अगर हम उस समय की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स थे बेटा कि वो किससे बिलोंग किया करते थे, वो बिलोंग किया करते थे पुअर फार्मिंग स्ट्रक्चर पे, मतलब कि वो बेचारे गरीब हुआ करते थे, जिससे फार्मिंग करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। तो उस समय उनके लिए सब्सिडी देना बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर उनको सब्सिडी देते तो उनकी वजह से, उस सब्सिडी की वजह से उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। लास्ट पॉइंट कहता है कि एलिमिनेटिंग अ सब्सिडी विल इंक्रीज द, मतलब कि इंक्रीज द इनइक्वालिटी अमंग द फार्मर्स। अगर हम सब्सिडी नहीं देते फार्मर्स को, तो जो रिच फार्मर्स थे, जिनके पास जमीनें ज्यादा थी, जो पुराने फार्मर्स थे, वो इसका फायदा उठा लेते। तो गरीब फार्मर्स को अगर हम सब्सिडी दे देते तो उसकी वजह से उनकी जो बेसिक कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो जाती, पैसा कम लगता, प्रोडक्शन ज्यादा होता, तो फायदा ज्यादा होता। तो अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो ये इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता, किसके, रिच फार्मर के बीच में और स्मॉल फार्मर्स के बीच में। एक गरीब फार्मर अगर उसको सब्सिडी मिल जाती और उस सब्सिडी की वजह से वो क्या हो जाता कि इनिशियल स्टेज में अपने को अपलिफ्ट कर लेता, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल था। तो सब्सिडी यहां पे इंपॉर्टेंट थी। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ सब्सिडी के जो खिलाफ थे, जो ये कहते थे कि सब्सिडी देना बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, उसमें पहला पॉइंट कहता था कि सब्सिडी शुड बी अ फेज्ड आउट इफ अ टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड एंड प्रॉफिटेबल। अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड हो गई, जैसे मान लो कि ट्रैक्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसके बाद से नई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे फार्मिंग में अपलिफ्टमेंट होने लगी,
तो अगर उसकी वजह से, उस सब्सिडी की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो हमको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये भी एक बात सही थी कि अगर मान लो कि न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उस पर क्यों सब्सिडी दें जब ऑलरेडी वो प्रॉफिटेबल बन चुका था। दूसरा पॉइंट कहता है ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज बेनिफिटेड टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है। कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट इसलिए है बेटा कि इसमें फर्टिलाइजर जो कंपनी थी वो सब्सिडी का इस्तेमाल इसलिए ऐसे करती थी कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि फार्मर को हम सब्सिडी देंगे, तो अब प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो उनको, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो उस फर्टिलाइजर्स को तैयार कर रहे हैं उनको भी तो हमको क्या देना पड़ता, सब्सिडी देनी पड़ती ताकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। अगर हम फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी नहीं देते तो वो फार्मर को कैसे सब्सिडी देते? गवर्नमेंट तो अपने पास से पैसा लगाती नहीं। अगर मान लो कि कितना पैसा लगा सकती थी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो बिलोंग कर रही थी वो स्मॉल फार्मर से बिलोंग कर रही थी, रिच फार्मर्स से तो बिलोंग कर नहीं रही थी। तो अगर हमको सब्सिडी देनी भी होती तो हम पहले फर्टिलाइजर कंपनी को देते जहां से प्रोडक्शन हो रहा था फर्टिलाइजर का। तो ये जो इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर कंपनी गलत तरीके से कर रही थी। वो क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, उस पर वो सब्सिडी ले रहे थे और उसमें बहुत ज्यादा माल प्रैक्टिसेस भी होने लगी। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है इट्स मेक अ बर्डन ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो जाता है, फाइनेंशियली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दबाव में आ जाती है। देखो कैसे आ जाती है। अगर मैं बात करूं कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसको एक बनाने में 10 रुपए लगते हैं, कितने लगते हैं बेटा, 10 रुपए लगते हैं। बनाने में कितने लगते हैं, 10 रुपए लगते हैं। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे सब्सिडी मान लो कि 3 रुपए का दे देती तो 7 रुपए में ये फार्मर्स को मिलता, 7 रुपए में ये फार्मर्स को मिलता बेटा, ठीक है। अब ये जो 3 रुपए है ये गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट अपने पास से लगाती। अगर मान लो फर्टिलाइजर कंपनी कह दे कि हम नहीं देंगे, मान लो कि फर्टिलाइजर कंपनी यही कह दे कि हम नहीं देंगे आपको, हम सब्सिडी प्रोवाइड ही नहीं करेंगे आपको, तो यहां पे क्या हो जाता है कि 3 रुपए का जो इंप्लीमेंट है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता। तो गवर्नमेंट के लिए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता, उसके फाइनेंस के ऊपर, उसके बजट के ऊपर ये दबाव बन जाता कि उसको क्या करनी है, सब्सिडी देनी है। लास्ट पॉइंट कहता है कि मोस्ट पॉपुलेशंस आर इन एग्रीकल्चर बट द जीडीपी आर नॉट इनफ। क्योंकि 70 से 75% के आसपास पॉपुलेशन जो थी हमारी वो किस पे थी बेटा, जीडीपी पे बिलोंग कर रही थी, एग्रीकल्चर पे बिलोंग कर रही थी, बट जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा था। मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज नहीं हो रही थी। इतना ही प्रोसेस में हो पा रहा था, इतनी ही फार्मिंग हो पा रही थी कि अपना घर चला लिया, अपने को खिला लिया, अपने को पिला लिया। बेचने वाला जो सिस्टम यहां पे था कि मार्केट सरप्लस में जाके कमोडिटी को बेच पाए, ये नहीं हो पा रहा था। इसलिए एग्रीकल्चर में जीडीपी को देने के खिलाफ भी काफी लोग थे कि सब्सिडी के खिलाफ काफी लोग थे कि सब्सिडी देने लायक थी कि नहीं थी। ये बेसिक पॉइंट्स हो गए आपकी सब्सिडी के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दूसरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है बेटा इंडस्ट्री और ट्रेड से। किससे बनता है, इंडस्ट्री और ट्रेड से, ठीक है। अब एग्रीकल्चर हो गया था, सब्सिडी पे भी बात हो गई थी कि क्या मामला हो रहा था। अब आ रही थी इंडस्ट्री की बात आ रही थी कि इंडस्ट्री और ट्रेड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो अगर हम बात करें, पहले ही बात कर रहा है कि पुअर नेशन प्रोग्रेस थ्रू अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्री का काम नहीं है, अगर इंडस्ट्री नहीं है उस इकोनॉमी में, तो उस इकोनॉमी की कोई भी वैल्यू नहीं करता है। अभी देखो प्रेजेंट डेज में देखो कि चाइना जो है वो मोस्टली यूएस के इकोनॉमिक कंडीशन को क्रॉस करने जा रहा है। वो क्यों करने जा रहा है, क्योंकि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो कोई भी पुअर नेशन जो होता है वो अपनी इकोनॉमी को तभी ऊपर की तरफ ले जा सकता है कि जब उसके पास एक बढ़िया इंडस्ट्री बेस तैयार हो, एक बढ़िया इंडस्ट्री हो, तभी वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। अगले ही पॉइंट में बात कर रहा है कि इंडस्ट्री प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट्स एंड ए स्टेबल जॉब देन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्री जो थी वो स्टेबल जॉब क्रिएट कर रही थी अदर देन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो मोस्टली उस समय में मोस्टली डिपेंडेंट था बेटा रेनफॉल्स पे, फर्टिलाइजर की कैपेसिटी पे, सीड्स की कैपेसिटी पे, HYV सीड्स की कैपेसिटी पे। तो ये तो अनस्टेबल हो गया ना। मान लो कि कभी बारिश नहीं हुई, पेस्ट लग गए, इंसेक्ट्स लग गए,
तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर तो खत्म हो जाता। मान लो कि तुम्हारे पास एक छोटा सा प्लॉट है, उस छोटे से प्लॉट में तुम एग्रीकल्चर कर रहे थे, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, उसमें कोई कीड़ा लग गया, कोई मकोड़ा लग गया, तो काम तो 25 हो जाएगा तुम्हारा, कहां से खाओगे। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल जो जॉब्स थी वो एक स्टेबल जॉब क्रिएट कर रही थी, क्योंकि आपको पता था कि एट द एंड ऑफ द मंथ यू गेट समथिंग ना। तुम नौकरी कर रहे हो, महीने के लास्ट में तुमको कुछ ना कुछ मिल जाता। तो इंडस्ट्री सेक्टर कहीं ना कहीं तुमको क्या प्रोवाइड कर रही थी, एक अच्छा स्टेबल जॉब क्रिएट कर रही थी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है कि व्हाट रोल ऑफ ए गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये बात याद रखना कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है और ये चांसेस भी हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईयर ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो बात कर रहा था कि शुरुआती स्टेज अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो डिड नॉट हैव अ कैपिटल टू अंडरटेक अ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। कहने का मतलब क्या कि इंडिपेंडेंस के समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम नए इन्वेस्टमेंट कर सके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को उस समय खड़ा कर सके, क्योंकि हमारे पास पैसा तो था ही नहीं। भाई पैसा रहेगा इंडिपेंडेंस में, क्योंकि ब्रिटिशरों ने तो हमारी बढ़िया से ले ली थी, हमारे पास पैसा बचा नहीं था। तो नई इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ी इंडस्ट्री को खड़ा करना है तुमको, तो तुमको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास विदाउट कैपिटल यू कांट मेक इट। पैसा है ही नहीं तो आप कैसे इंडस्ट्री को क्रिएट करोगे। तो इंडिपेंडेंस के समय हमारे पास पैसा नहीं था, इसी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स उस समय ज्यादा वेंचर्स जो थे वो क्रिएटेड नहीं थे। दूसरी तरफ मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू मेक अ मेजर प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू मेक अ मेजर प्रोजेक्ट। कहने का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जो मार्केट अवेलेबल था, लोग जो थे, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो थी, तो हमारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था कि हम मार्केट में एक बड़ा चेंज ले आ सके। लोग छोटे छोटे खर्च कर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो खर्च छोटा होगा तो इंडस्ट्री छोटी होगी, सामान छोटे होंगे, उनकी वैल्यूएशन छोटी होगी। तो हमारे पास इतना भी नहीं था, मार्केट इतना बड़ा था कि हम मेजर चेंजेस ले आ सकें। ठीक है, कि कोई बड़ी इंडस्ट्री वहां पे खड़ा कर दी हमने। अब ये हमको लीड कर रहा था कि स्टेट प्ले अ रोल इन प्रमोटिंग अ इंडस्ट्री सेक्टर। अब यहां पे जो था वो गवर्नमेंट का रोल आ रहा था कि गवर्नमेंट क्या करे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करे, ताकि लोग एक इनिशिएटिव जो था, शुरुआत जो थी वो स्टेट को करनी थी, यानी गवर्नमेंट को करनी थी। विदाउट फॉलोइंग अ गवर्नमेंट कोई भी प्राइवेट सेक्टर उस मार्केट में नहीं घुसता जहां पे डेवलपमेंट है ही नहीं, जहां पे अब ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अगर गवर्नमेंट ही शुरुआत में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, शुरुआत में वो स्ट्रैटेजी को तैयार नहीं करेगी, प्लान को तैयार नहीं करेगी, तो कोई एक प्राइवेट होल्डर थोड़ी ना आएगा उसको डेवलप करने के लिए। हर कोई इलॉन मस्क थोड़ी ना होता है कि वो अपना सोच लिया कि चलो ठीक है ये बना देंगे। ये तो हो नहीं रहा था यहां पे। तो स्टेट का इंप्लीमेंटेशन जरूरी था कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करे किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। यही हो रहा था कि सेकेंड और 5 ईयर प्लान जो था वो मेजर प्लान था चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि दूसरे और 5 ईयर के ये जो 3 प्लान थे, 2, 3, 4 और 5 जो प्लान थे, ये इसीलिए डिसाइड किए गए थे कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करें। पहला प्लान तो ये क्रिएट कर रहा था कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना था। सेकेंड से लेकर 5th प्लान में एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री को भी डेवलप करने की बात हो रही थी। ये हमको कहां लेके ले गया, ये हमको ले गया कि स्टेट कंट्रोल दोज इंडस्ट्रीज विच आर वाइटल फॉर द इकोनॉमी। अब सेकेंड और 5 ईयर प्लान में यह डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कंट्रोल करेगी जो इकोनॉमी के लिए वाइटल रही हो, मतलब कि जिनसे गवर्नमेंट को भी पैसा आ रहा हो, दूसरी तरफ हमको प्रोडक्ट्स में भी क्रिएटिविटी दिखे, तीसरी तरफ प्रोडक्ट की डिमांड भी हो मार्केट में। तो जो इकोनॉमी के लिए वाइटल्स इंडस्ट्रीज थी उनको क्रिएट करना जरूरी था, और वो जो थी वो पूरी की पूरी कंट्रोल किसके द्वारा की जा रही थी, वो स्टेट्स के द्वारा की जा रही थी, यानी गवर्नमेंट्स के द्वारा की जा रही थी। यही जो था कि प्राइवेट सेक्टर्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू द इकोनॉमी। कहने का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया ताकि वो इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके, और जब इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो नए मार्केट में घुस रहे थे उस समय डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब इंडस्ट्री बनाने के लिए, वो क्या कर रहे थे, वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, मतलब कि उसके साथ वो खड़े होकर आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं, जैसे मान लो कि अगर उस समय अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम खादी के कपड़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में,
ठीक है, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम खादी के कपड़े को इंट्रोड्यूस करते हैं। खादी के कपड़े का इंट्रोडक्शन हुआ, खादी इंक्रीज करने लगा क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। अब ये देख के जो प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने कहा कि अब हम भी क्या करेंगे, हम भी कपड़ा बेचेंगे मार्केट में। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर्स जो थे वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के डेवलप होने के लिए। मतलब कि देखा देखी वाला काम गवर्नमेंट कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट क्रिएट कर रही है तो एक प्राइवेट होल्डर भी प्रॉफिट क्रिएट कर सकता था मार्केट में। इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो इंडस्ट्रियल डेवलप में कॉम्प्लीमेंट क्रिएट कर रहे थे। ये बता रहे थे कि आप आगे से शुरुआत करिए, पीछे से हम आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो पॉइंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम अगले स्लाइड में। अब आते हैं बेटा दूसरे स्लाइड पे। दूसरे स्लाइड पे ये है बेटा कि इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 की बात हो रही थी। अब इंडस्ट्रियल ट्रेड बेनिफिशियल्स के बारे में सब कुछ पता चल गया कि इंडस्ट्री को बैठाना क्यों जरूरी था और क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपलिफ्टमेंट की जरूरत थी। ये सब कुछ मैंने देखा या हमने साथ में देखा। ठीक, अब यहां पे बात हो रही थी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में क्या मामले आए जिसे हम आगे देख सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। कहने का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसको पूरी की तरह कंट्रोल किसके द्वारा किया जाए, स्टेट के द्वारा किया जाए। स्टेट वहां पे पूरे के पूरे उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगा, उसके अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। अगर उस जमाने की अगर हम बात करें तो उस समय ऐसी इंडस्ट्रीज थी जैसे मान लो टोबैको हो गया, स्टील्स हो गए, आयरन्स हो गए, मेटल्स हो गए, तो इस पे जो है पूरा का पूरा कंट्रोल किस पे होना चाहिए था, स्टेट का होना चाहिए था। इसी में दूसरा पॉइंट कहता है कि कंसिस्ट ऑफ ए इंडस्ट्री इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ ए स्टेट सेक्टर, द स्टेट टेकिंग अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग द न्यू यूनिट्स। कहने का क्या मतलब है कि नई यूनिट अगर स्टार्ट करनी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अगर नई यूनिट को डालना है तो उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल सिर्फ गवर्नमेंट होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगा। जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही थी वो सिर्फ क्या करेंगे बेटा, प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ ए स्टेट। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ सप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कि तुम आगे चलो, मैं पीछे खड़ा हूं, मैं तुमको पुश करूंगा, वो वाली बात हो रही थी। जैसे भीड़ में पहला झापड़ कौन छोड़ता है, जो पहला झापड़ छोड़ता है उसके बाद में भीड़ मारती है। तो वही बात हो रही थी कि पहला झापड़ गवर्नमेंट गिराएगी, बाकी तो भीड़ है गिराने के लिए। तो ये वही बात हो रही थी कि पहले गवर्नमेंट ही स्टार्ट करेगी, सोल रिस्पॉन्सिबल होगी नई यूनिट्स के लिए, उसके पीछे तो प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट कर ही रहा था उसको। इसी तरफ अगर तीसरी यूनिट्स की बात करें तो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज इन अ प्राइवेट सेक्टर, बेसिक जो इंडस्ट्रीज थी जिनका कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कर रही थी, उसके अलावा जो बाकी इंडस्ट्रीज थी वो किसके द्वारा ओन करनी थी, प्राइवेट सेक्टर द्वारा ओन करनी थी। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे। लाइसेंसिंग सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से कंपनीज को खोलना इंपॉर्टेंट हो गया था, इन द सेंस ऑफ कि आप लाइसेंस लेके आप कंपनी या इंडस्ट्री बैठा सकते थे। दूसरे यूनिट की बात करें तो प्रमोट इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज है, मतलब कि आप इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरियाज में बैठाइए जहां पे बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट हो सके। मैं बात करता हूं अगर उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे गांव में जाके इंडस्ट्री को बैठाओ जहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पे इंडस्ट्री अगर बैठेगी तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सही होगी, वहां पे रोड सही होगी, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सही होगा, वहां पे कम्युनिकेशन सही होगा। इसका मतलब कि उस बैकवर्ड एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तीसरा पॉइंट में कहता है इजियर टू गेट अ लाइसेंस इन अ बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज में लाइसेंस को मिलना बड़ा आसान हो गया था। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड कर दिए थे, टैरिफ प्रोवाइड कर दिए थे, आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पे बेनिफिट मिल रहा था, तो आपको लाइसेंस लेना बैकवर्ड एरियाज में आसान हो गया था। अगर हम बैकवर्ड एरिया की बात करें तो यहां पे टैरिफ लगाया गया था, किस पे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पे और टैक्स बेनिफिट्स पे। अब उस समय भी एसईजी जोन हुआ करते थे जिसको हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेटा टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं, इसका मतलब कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आपको कम पैसे देने हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कम देना है।
ये पॉलिसी जो हो रही थी ये प्रमोट कर रही थी रीजनल इक्वालिटी को, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ था, अगर हम बात करें किसी के ब्रिटिशर्स के समय में, तो ब्रिटिशर्स के समय में महाराष्ट्र ज्यादा डेवलप हुआ, गुजरात ज्यादा डेवलप हुआ, वेस्ट बंगाल ज्यादा डेवलप हुआ। तो ये सब एरिया ऑब्वियसली पहले ही से डेवलप थी, यहां पे इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली पहले से बैठी हुई थी। उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, क्योंकि बेटा यहां पे पोर्ट थे, डॉकयार्ड थे, तो इनका डेवलपमेंट होना बहुत ही नेसेसरी हो गया था। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। बट अगर गवर्नमेंट को अपने जीडीपी को यानी अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करना था तो उसको बैकवर्ड एरिया को इंक्रीज करना पड़ता। अब उस बैकवर्ड एरिया को इंक्रीज करने के लिए अब उन्होंने जो टैक्स बेनिफिट दिए, इलेक्ट्रिसिटी पे बेनिफिट दिया, पॉलिसी क्रिएट की, वहां पे सिस्टम को ढीला कर दिया ताकि आप वहां पे इंडस्ट्री बैठा सकें। इसकी वजह से रीजनल इक्वालिटी आ रही थी। अब ऐसे भी एरिया डेवलप कर रहे थे जो ब्रिटिशरों के समय डेवलप नहीं हुए थे, या उनकी स्थिति एकदम गंभीर थी, या कुछ था ही नहीं उनके पास। दूसरी तरफ अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो काव कम्युनिटी के तहत, मतलब काव कमेटी बैठी थी, उस कमेटी ने ये क्रिएट किया, ये प्रमोट करने की कोशिश की कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करें, डेवलप करें। अगर उस समय की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्टमेंट था। मतलब कि उस समय 1956 में, अगर 60s की 70s की अगर हम बात करें तो उस समय जो इन्वेस्टमेंट था बेटा वो कुल मिला के अमाउंट 5 लाख के आसपास था। बट अगर अभी की बात करेंगे तो अभी हमारे पास करीबन 1 करोड़ के आसपास है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट इसलिए जरूरी था बेटा क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जो इसमें काम हो रहे थे वो लेबर की तरफ काम हो रहे थे, मतलब लेबरों का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे थे। तो जितना ज्यादा लेबर इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जॉब्स की सिक्योरिटी मिलेगी, लोगों को नौकरी ज्यादा मिलेगी। इसकी वजह से 3 प्रोमिनेंट पॉइंट तैयार होते हैं। पहला कि कंपीटिंग विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी बेटा वो किससे कंपीट कर रही थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से मतलब कंपीट कर रही थी। मतलब कि एक छोटा बिजनेस जो है वो बड़े बिजनेस से कंपीट कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक। दूसरे पॉइंट में देखो, दूसरे पॉइंट में कहा है कि फॉर द डेवलपमेंट इट शुड विद अ लार्जर, शील्डेड विद द लार्जर फर्म। फॉर द डेवलपमेंट इट शील्डेड विद अ लार्ज फर्म, मतलब कि उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, उनको ऊपर आने के लिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनको वो शील्ड क्रिएट कर रही थी। शील्ड इन द सेंस का मतलब ये नहीं हो गया कि उनको पैसा दे रही थी या डेवलपमेंट की प्रोसेस में बात कर रही थी, वो ये बात कर रही थी कि चलो ठीक है, तुम उस मार्केट में बेचना चाहते हो तुम बेचो, हम छूट दे रहे हैं, मैं उस मार्केट में अपना सामान नहीं बेचूंगा। तो ये शील्डनेस थी, हम क्रिएट कर दिया। लार्ज कंपनी से कह दिया कि चलो ठीक है हम क्रिएट नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो, हम तुमको रोकथाम नहीं करेंगे। उसके बाद से थर्ड पॉइंट कह रहा था कि प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोडक्शन कैपेसिटी पे एक फेनोमेना तैयार किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो यूनिट्स तैयार होंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे कि सिर्फ वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगे, बाकी दूसरी कोई भी कंपनी तैयार नहीं कर पाएगी। जैसे कॉपी हो गया, किताब हो गया, छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स थे, छोटे मोटे कपड़े हो गए, या मतलब कि एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे थे, तेल हो गया, साबुन हो गया, ये सब जो थे वो किसके द्वारा, मसाले हो गए। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा, इन पे रिजर्व कैटेगरी लगा दी गई कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही इनको क्रिएट करेंगे। देखो इसका भी गलत इस्तेमाल हुआ था। देखो अभी भी मैं तुमको बता देता हूं कि जैसे अगर अभी की सिचुएशन की अगर आप बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो तुम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हो, जैसे मसाला हो गया, कॉपी किताब हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, तो ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में आती है ना बेटा। जैसे साबुन हो गया, उसके बाद से अगरबत्तीज हो गई, जो अगरबत्ती हम घर में इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी बड़े मार्केट प्लेयर्स आ गए। जैसे हम नमक की बात करें, इसमें भी बड़े मार्केट प्लेयर आ गए। इन्होंने क्या किया कि इस लाइसेंस सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। इन्होंने अपने नाम से इसको लिया और लेने के बाद छोटी छोटी कंपनियों में इसको तैयार कर दिया। जैसे मैं तुमको बताता हूं, देखो आईटीसी ने क्या किया, क्लासमेट की कॉपी हम तुम सब लोग यूज करते हैं। अब कॉपी किससे बिलोंग करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक छोटी कंपनी कहीं बैठी हुई है गांव में, देहात में, वो किताबों को तैयार कर रही है, वो बेच रही है।
अब तुम एक हायर कंपनी मार्केट हो, तुम्हारे पास मार्केटिंग के लिए पैसा है, तुम्हारे पास एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा है, तो तुम अपनी कॉपियों को लॉन्ग साइड लंबे मतलब कि एक लंबे समय तक अपने किताबों पे तुम मार्केटिंग कर सकते हो। क्लासमेट की मार्केटिंग तुमने देखी ही है कि आप हमको किताब दीजिए, आप हमसे किताब लीजिए, हम आपका उसका जो 1 रुपया होगा हम गरीबों को देंगे। ये हुआ। अगरबत्ती में देखो सुप्रिया साबुन देखो, ये सब में की है आईटीसी है। नमक में देखो टाटा आ गई। तो ये सब जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स थे ये किसके लिए थे बेटा? ये स्मॉल स्केल्स के लिए था ना, ठीक है। लार्ज स्केल्स पे तो आए नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि लार्जर स्केल पे आए, ठीक है। दूसरा इसका गलत इस्तेमाल हुआ बेटा कि लार्जर स्केल इंडस्ट्रीज में, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो टोबैको इंडस्ट्री भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट रही है। अगर हम 1990s की बात करें तो उस समय आईटीसी कंपनी भी आई थी। आईटीसी कंपनी के बाद अगर अभी की बात करें तो तुम एग्जाम्पल ले ही सकते हो विमल का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, तब भी 42,000 करोड़ का प्रॉफिट क्रिएट करना और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, इन सब से एडवर्टीजमेंट कराना एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब ये 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ का प्रॉफिट क्रिएट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो रही नहीं, ये तो बड़ी इंडस्ट्रीज में आ गई है ना, जो करोड़ों रुपए सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि खाओ और बोलो जुआ केसरी, ठीक। तो ये जो पॉइंट है बेटा, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम अब देखो, अब हम बात करेंगे इसकी, अब हम बात करेंगे ट्रेड पॉलिसी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि ट्रेड पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस रहा, ठीक है। अब जब इंडस्ट्रीज के बैठाने की बात हो रही थी, गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम इंडस्ट्रीज को बैठाएंगे यहां पे, तो अपनी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट ऊपर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ हमको ऐसा क्रिएट करना था कि बाहर के मार्केट से हमको क्या हो सके, कंपटीशन ना मिल सके। इसलिए हमको बाहर के कंपटीशन को रोकना था, इसलिए ट्रेड पॉलिसी तैयार की गई, यानी अपनी इकोनॉमी को बंद किया गया कि बाहर से आके कोई इंडस्ट्री इंडिया में ना बैठे और हमारे मार्केट को कोलैप्स ना करे, ठीक। दूसरा ये भी बात था कि आग का जला हुआ मतलब दूध का जला हुआ छाछ भी जो है बेटा वो फूक फूक के पीता है। तो इंडियन मार्केट में जो लोग थे वो ऐसे ही ब्रिटिशर्स के जो इंप्लीमेंटेशन प्लान से उनसे डरे हुए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी आए थे ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने आए, काम 25 करके चले गए। तो यहां के जो लोग थे वो ऐसे ही डरे हुए थे कि उनको अंदर ये डर था कि अगर वो फिर से आएंगे तो काम गड़बड़ कर देंगे, ठीक। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि यहां के लोगों को और ज्यादा न डराया जाए या उनको और ज्यादा मतलब परेशान न किया जाए, या यहां के लोग डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को क्रिएट किया, जिसमें बात हो रही थी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी, 7 प्लान्स फोकस ऑन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। ऐसी पॉलिसी का क्रिएट करने की बात हो रही थी कि जिसमें हम क्या कर सकें कि बाहर के मार्केट की कंपटीशन को रोक सकें और अपने जो इंडस्ट्रीज थी उनको हम डेवलप कर सकें। अब ये तरीका कैसे हो सकता था, इसमें इसको कहा गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसमें यह बात हो रही थी एम एट प्रमोटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम खुद बना सकते हैं वो बाहर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं थी। फॉरेन एग्जाम्पल दिया जाए, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कार मेड इन फॉरेन इंपोर्टेड इन इंडिया, फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग दीज व्हीकल्स इन इंडिया। जो गाड़ियां बाहर से यहां आ रही थी, हम ये फोकस करें कि उन गाड़ियों को हम यहां पे बना सके। बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं हो रही है, यहां बात ऐसे उन सभी प्रोडक्ट्स की हो रही थी जो बाहर मार्केट में बन रहे थे और इंडियन मार्केट में आ रहे थे। तो उस पे हमको रोकथाम करनी थी ताकि हमारा जो मार्केट है वो अपलिफ्ट कर सके, हमारी इकोनॉमी क्या कर सके, ग्रो कर सके। उसी तरफ अगर हम बात करें कि प्रोटेक्शन किससे दिया गया था, तो पहला ही पॉइंट कहता है टैरिफ टैक्स लगा दिए गए थे इंपोर्टेड गुड्स टू मेक देम एक्सपेंसिव। जो बाहर की कम्युनिटी इंडियन मार्केट में आ रही थी उस पे हमने क्या कर दिया, उस पे हमने टैक्स लगा दिया, जिससे बाहर की कम्युनिटी इंडियन मार्केट में ना आ सके या आए भी तो महंगी पड़े। दूसरा कि हमने ये किया कि कोटा लगा दिया कि अगर ठीक है आप अगर बेचना चाहते हैं बाहर का प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में, अगर आप बेचना चाहते हैं तो एक सिंगुलर अमाउंट में बेच सकते हैं, एक कोटे में बेच सकते हैं, एक अमाउंट में आप बेच सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते थे।
दूसरे ही तरफ इसमें बात हो रही थी कि प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन अ नोशन दैट इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इन पोजीशन टू कंपीट विथ डेवलप्ड कंट्रीज। कहने का क्या मतलब हो गया कि अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज थे तो हमारे पास इतना कैपिटल इंस्ट्रक्चर्स नहीं था, मतलब इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं था कि हम बाहर की जो कमोडिटीज थी, मतलब कि जो फॉरेन मार्केट के जो प्रोडक्ट्स थे उनसे हम क्या कर सके, कॉम्पीट कर सके। तो हमको यह जरूरत थी कि हम ऐसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज को तैयार करें जिससे सिर्फ हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिके, बाहर के प्रोडक्ट एज एक्सपेंसिव दिखें, या कोटा लगा दिया जाए जिससे बाहर का प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में ना आ सके और यहां की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हो सके। इसका भी इंपैक्ट ये पड़ा बेटा कि देखो डिसएडवांटेज ये हो गया इसका कि बाहर के प्रोडक्ट तो आ नहीं रहे थे। इसका मतलब ये था कि क्वालिटी बेस पे हमको प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहे थे। अगर क्वालिटी बेस पे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे तो इंडियन मार्केट में जो बना रहे थे तुमको बेच रहे थे। मतलब कि अब हम एक एग्जांपल देते हैं, तुम ऐसी जगह रहते हो जहां पे सिर्फ समोसे की एक दुकान है, वो समोसे में आलू ही नहीं भरता है, समोसे में ना बादाम डालता है ना समोसे में कुछ डालता है, तुमको समोसा खा के कह के खाली पपड़ी खिला देता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि उस मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर तो नहीं है ना, कोई और कॉम्पिटिटर तो वहां पे अवेलेबल नहीं है जाके ताकि तुमको वो अच्छा समोसा खिला सके तुमको। और दूसरी तरफ तुमको पता भी नहीं है कि समोसे में क्या होता है, वो तो तुमसे कह रहा है ना कि समोसा है, तुमने कभी मार्केट देखा ही नहीं, तुमको पता ही नहीं कि वो समोसा कैसा होता है। गांव देहात में जाओ तो देखोगे तुमको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लोग जैसे मेरे गांव के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मेरे गांव में वड़ा पाव, जो वड़ा पाव होता है, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, बट वड़ा पाव है तो वड़ा पाव क्या मतलब, वड़ा पाव के अंदर हम लोग टिकिया डाल देते हैं, ब्रेड के अंदर टिकिया रहता है, उसके अंदर तुम्हारा मतलब कि प्याज रहता है, टमाटर रहता है। अब मेरे गांव में उसको बर्गर कह के लोग खाते हैं, 10 रुपए 12 रुपए का मिलता है। मार्केट में पता ही नहीं है लोगों को कि बर्गर क्या होती है, उसमें क्या क्या डलता है, कौन से इंग्रेडिएंट डलते हैं, क्या नहीं पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पता है। तो वो कह के लोगों को खिलाया जाता है कि ये बर्गर है, ये लीजिए खाइए। अब वो तो वड़ा पाव है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग 10 रुपए दे के खा रहे हैं। तो यही उस समय भी जो मार्केट था वो ऐसा ही था कि तुमको बोल के कि ये प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट का, लो खरीद लो, लो खाओ। बट वो इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्रोडक्ट आते तो एक कंपटीशन क्रिएट होता कि हाँ मुझे भी एक ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में देना है जो इंटरनेशनली है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे ट्रेड पॉलिसी के। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। अब जो बात हो रही थी बेटा, अब वो बात हो रही थी इफेक्ट ऑफ अ पॉलिसीज ऑन अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या क्या इफेक्ट आया हमारे पॉलिसी डेवलपमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे या इकोनॉमिक कैटेगरीज पे। जैसे फर्स्ट 7 ईयर्स आर इंप्रेसिव। पहले जो 7 प्लान थे, जो 7 प्लान क्रिएट हुए थे, मतलब कि पहले के जो 35 साल 1950 के बाद 35 साल जोड़ लीजिए, मतलब अप्रॉक्स 40 साल ले लेना, बीच में कभी कभी नहीं भी इंक्लूड किया गया था। तो वो जो समय था उसमें जो हमारी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था बेटा बहुत तगड़ा होगा। अगर हम शुरुआती स्टेज की बात करें तो जीडीपी हमारी 11.8% के आसपास थी। 1990 तक आते आते हमारी जीडीपी 24.6% तक चली गई थी, जिसमें जो ये जो रेट था ये इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा था। मतलब कि इंडस्ट्री ने उस समय अगर 1950 की बात करें तो 11.8% हमारी जीडीपी में इंक्लूड हो रही थी और 1990 में 24.6% के आसपास चली गई थी। दूसरे पॉइंट में कह रहा था कि हर साल हमको 6% का एनुअल ग्रोथ दिख रहा था। तीसरे पॉइंट में नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन द कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि 1950s के पहले हम कॉटन या टेक्सटाइल पे जुड़े हुए थे, अब हमको कोई जरूरत इसकी नहीं थी। चौथे पॉइंट में कह रहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गिव अपॉर्चुनिटी हु डोंट हैव अ कैपिटल। जिनके पास पैसे नहीं थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको क्या कर रही थी, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रही थी ताकि वो क्या कर सके, अपनी इंडस्ट्रीज को बना सके या एक नई इंडस्ट्रीज को खोल सके। पांचवें पॉइंट में कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अ फॉरेन कंपटीशन। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो सब्सिडियरी फॉर्म जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे उसके थ्रू ये हो गया था कि फॉरेन मार्केट से कंपटीशन को बंद कर दिया गया था। यानी फॉरेन मार्केट में कोई भी कंपटीशन क्रिएट नहीं हो रहा था इंडियन मार्केट के लिए, ताकि हम क्या कर रहे थे कि अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे थे और अपने लोगों को बेच रहे थे। ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। निगेटिव पॉइंट में क्या फैक्टर आते हैं, देखो अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो निगेटिव पॉइंट में ये देखो एक सिनेरियो आ जाता है
कि कंपटीशन तो ठीक है, कंपटीशन की बात ये है, बट ये तो वही बात हो गई कि एडल्टरेशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? एडल्टरेशन स्टार्ट हो गया, मैल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गए, मैल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गए। कहने का क्या मतलब हो गया कि कमोडिटीज जो बना दिया तुम्हारे मुंह पे फेंक दिया। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था ना कि ऐसे मार्केट में हो जहां पे समोसे के नाम पे तुमको बेवकूफ बना रहा है, वो खाली पपड़ी खिला दिया, कह दिया कि समोसा है खा लो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। तो कंपटीशन के नाम पे ये हो रहा था। अब इसी की वजह से नरसिम्हा गवर्नमेंट के 90 अगर 1991 की बात करें तो नरसिम्हा गवर्नमेंट को, जो नरसिम्हा गवर्नमेंट इसमें मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस समय मामला गंभीर हो गया क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन या 14 दिन के आसपास का ही हमारे पास पैसा बचा हुआ था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बची हुई थी। तो एक ये फैक्टर भी इसमें इंक्लूड किया जाए कि 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें हमने मार्केट को ओपन कर दिया सबके लिए, इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए। ठीक है बेटा। तीसरा बेटा लाइसेंस राज वाला सिस्टम था। लाइसेंस राज वाला सिस्टम था, मतलब मैंने तुमको बताया था कि बड़ी जो कंपनीज थी वो क्या कर रही थी, छोटी छोटी कंपनीज के लिए अपने एक लाइसेंस को क्रिएट कर रही थी ताकि क्या हो सके कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बढ़ाव रुक सके। मैंने तुमको एग्जांपल दिया क्लासमेट वाला, सुप्रिया साबुन, अगरबत्ती, सब में आईटीसी घुसी हुई है। ये सब जो मार्केट है बेटा, ये छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए था ना। बड़े इंडस्ट्रीज को क्यों घुसेड़ दिया आपने? तो ये लाइसेंस राज की वजह से हुआ। ठीक। चौथा जो पॉइंट है बेटा, चौथे पॉइंट में आ गया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाहर का जो कंपटीशन क्रिएट हो नहीं रहा था, इंडस्ट्रियल मार्केट में किसी भी प्रकार की क्वालिटी का अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा था, क्वालिटी पे कोई बात नहीं कर रहा था, जो मिल रहा था हम खा ले रहे थे। ठीक है बेटा। तो यहां पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट मैं कहीं लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका पूरा का पूरा जो नोट्स है, क्योंकि इसके लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा, आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के अलावा साइड बुक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक बेटा। एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द बोर्ड। हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड के लिए इंडियन इकोनॉमी में एनसीईआरटी इज लाइक अ गन। समझ में आया कि नहीं समझ में? बारूद है, पटकोगे काम खत्म, 25-40 नंबर हाथों हाथ। तो एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक नहीं है आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आप हजारों रुपए की किताब खरीद लो, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। दुनिया भर में कोई भी टीचर तुमसे कहे कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो, वो नोट्स पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। मैंने जो भी नोट्स तैयार किए हैं वो सारे के सारे जो नोट्स हैं बेटा, वो सब कुछ एनसीईआरटी से तैयार किया है। दूसरी बुक का इस्तेमाल एक आध पॉइंट के लिए किया होगा, बट सब कुछ एनसीईआरटी से है। उसके अलावा कुछ भी, उसके अलावा कोई भी पार्ट जो है वो एनसीईआरटी को छोड़ा नहीं गया। एनसीईआरटी को जितना हो सका मैंने शॉर्ट किया है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है बेटा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, लिंक दिया होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैंने इसका डाल दिया है नोट, आप इसको देख सकते हैं। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा मोहब्बत बनाओ यार, दिल जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके बाय।